तो हम बनाने वाले हैं मिल्क का शरबत। इसे बनाकर आप फ्रिज में रख देना और जब बच्चे स्कूल से घर आए तो उनको ठंडा ठंडा देना और इससे बड़ी कलरफुल सा हो जाएगा ये शरबत आपका। तो ये सारे शेल्फ हमें ऑर्गेनाइज करने हैं, एक सुंदर सी पेंट्री यूनिट बनानी जिससे कि मुझे हर चीज टाइम पर मिल पाए। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। गैस करो मैं इस टाइम कहाँ खड़ी हुई हूँ। पॉज करो इस वीडियो को और अभी के अभी बताओ मुझे मैं इस टाइम कौन सी बालकनी में खड़ी हुई हूँ। आप लोग तो मेरा घर डेली व्लॉग्स में देखते ही हो तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया है, जिन्होंने नहीं किया है मैं बता देती हूँ, मैं कशिश के रूम की बालकनी में खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ से भी ना बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये है कशिश की रूम की बालकनी से व्यू, थोड़ा सा कॉर्नर वाला व्यू आता है। और ये है कशिश का रूम और ये वो वाली कैबिनेट्स जो मैंने यहाँ बनवाई थी, ऊपर से लेके नीचे तक ये कैबिनेट्स बनवाई हैं। बहुत बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं जिसमें मैंने शूज़ वगैरह रखने के लिए बनवाई हैं। बाकी मफ़िन का बहुत सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ पर मफ़िन का सामान रखा हुआ है जो डेली में उसके काम आता है। इसे भी मैंने अभी सेट नहीं किया है। उसका खाना हुआ, उसकी ट्रीट्स हुए, टॉवल्स वगैरह, उसकी दवाइयाँ, ये सब रखी हुई हैं। वैसे मेरा आज मन था मैं आफ्टरनून से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूं, लेकिन नहीं कर पाई, थोड़ा सा थक गई थी। तो दोपहर में मैंने एक नैप ले ली। सुबह हम लोगों ने बैगन का भरता खाया था, उसके साथ पराठे। और मेरा तभी मन कर रहा था कि मैं आज ना कहते खाना खाने के बाद से अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक मैं बहुत ही अच्छा सा ना शरबत बना के तैयार करने वाली थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गई, कुछ सामान भी कम पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा पहले ऑर्डर कर देती हूँ। तो आजकल तो ब्लिंकिट से तुरंत के तुरंत चीज़ें आ जाती हैं, तो सामान आ गया है अभी। तो एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही टेस्टी हम लोग शरबत बना के तैयार करेंगे। उसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए छोड़ना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना, तब उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपके पास ठंडा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो आधा घंटा ही छोड़िए और बर्फ़ खूब सारी डाल दीजिए। तो मैं तैयार करूँगी सबसे पहले दूध का शरबत। किस किस के मुंह में पानी आया, गर्मियाँ चल रही हैं यार, तो शरबत ना बनाएं ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो चलते हैं किचन में, सबसे पहले शरबत तैयार करते हैं। लेकिन शरबत की रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपके यूट्यूब स्क्रीन पर तुरंत पहुँच जाएगी। साथ में नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको सच में मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, उनसे कुछ आइडिया मिलता है, कुछ हेल्प मिलती है, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो आज जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उस पर मैंने एक कमेंट पढ़ा कि आपने नवरात्रि का जो पूजा करी थी उसमें जो कंचिकाओं को खाना खिलाने वाला ब्लॉग है वो तो शेयर ही नहीं किया हमारे साथ। तो उस दिन की मैं आपको बात बताती हूँ। उस दिन था सैटरडे और मैं 6:30 बजे उठ गई थी। उस दिन मुझे कहीं जाना था। 7:30 पौने 8 तक मैंने सारा खाना तैयार कर लिया था और जाकर मैंने मंदिर के बाहर जो बच्चियाँ बैठी होती है ना, उनको मैंने वो खाना सर्व किया था। मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ अष्टमी पूजा वाले दिन, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में शेयर भी किया है। और जल्दी इस वजह से कि उस दिन, और मैंने कैमरा भी नहीं उठाया, मुझे कहीं निकलना था। मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है। हम लोगों ने यूएस में बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया है। वहाँ पर जहाँ पर आपकी फैमिली नहीं होती, फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली बन जाते हैं। तो उनमें से ही वो मेरी एक फ्रेंड है। तो उनकी न्यूरो सर्जरी थी, तो जिसकी वजह से मुझे उनसे मिलने जाना था। तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था। 2 दिन बाद मैं उनसे मिलने गई थी, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे तो डॉक्टर्स किसी से मिलने भी नहीं देते और मुझे उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं चाहती थी कि जब मैं पहुंचूं तो मैं उनसे मिल पाऊँ, एटलीस्ट वो रूम में शिफ्ट हो जाएंगी तो मैं उनसे मिल पाऊँगी। तो जिस दिन मैं पहुंची मैं उनसे आराम से बात भी कर पाई और काफ़ी देर हम लोग बैठे भी। इस वजह से सैटरडे वाला दिन मेरा बहुत फास्ट गया। मैं पहुंच गई थी उनके पास आफ्टरनून में और फिर वहाँ से 4:30 या 5 बजे निकल ली थी। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था गाइस। गुड़गांव में गए थे हम लोग, गुड़गांव में था उनका ऑपरेशन। तो वहाँ से लौटने में हमें 10 बज गए थे। लिटरली हम लोग 10 बजे घर पे आके लगे थे। पूरा ट्रैफिक जाम था। जाम का पता नहीं किस वजह से था, या फिर ऐसे ही रहता है गुड़गांव में, मुझे नहीं इसका आइडिया। वो जो चौड़ा वाला टोल ब्रिज नहीं है, वहाँ से जो जाम शुरू हुआ है, ओ माय गॉड, बहुत लंबा जाम था। तो इस वजह से मैंने सैटरडे का कोई ब्लॉग नहीं बनाया था जिस दिन मैंने कंचिका पूजन किया था। आज मैंने ऑलिव ऑयल मंगाया है। ये मैंने फिगारो का एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल मंगाया है। इससे पहले मैं डेल मोंटे का यूज़ कर रही थी। इस बार मैंने सोचा फिगारो का मंगाती हूँ, ट्राई करते हैं, पता चलेगा यूज़ करने के बाद। ज़्यादातर ऑलिव ऑयल ना मैं सैलेड्स वगैरह बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ, या फिर जैसे
मफ़िन के लिए मैंने एग ऑमलेट बनाया तो थोड़ा सा बस पैन पे लगाया और उसका एग बना दिया। मैं कभी भी उसके एग ऑमलेट में नमक या मिर्च कुछ नहीं डालती, सिर्फ सिंपल प्लेन बनाती हूँ। और मैं भी इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मेरे पास कीप है और मैं ऐसे डाल के सोच रही हूँ गिरे ना, जबकि कीप काम आसान कर देती है, ना गिरने का डर रहता है। एक छोटी कीप ना घर में होनी ही चाहिए। तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और गर्मियों में थके हारे जब दोपहर में लौटते हैं तो उनको कुछ ठंडा ठंडा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, और वो हेल्दी हो तो और भी अच्छी बात है। तो हम बनाने वाले हैं मिल्क का शरबत। इसे बनाकर आप फ्रिज में रख देना और जब बच्चे स्कूल से घर आए तो उनको ठंडा ठंडा देना। उनको पसंद तो आएगा ही, साथ में वो बार बार मांगेंगे आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे मिल्क, और मिल्क आप पैकेट वाला भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक लिया है और ये है अमूल गोल्ड का। तो हमें चाहिए 1 लीटर मिल्क। तो मैं यहाँ पर शरबत बना के तैयार करके जब तक फ्रीज में रखूँगी और ठंडा होगा तब तक मैं लगाऊंगी अपनी पेंट्री यूनिट, क्योंकि पेंट्री का सामान सारा अब मेरे पास है ही, अब बस लगाने की देरी है। तो उसे लगाकर तैयार कर लेते हैं जिससे किचन में काम करना और आसान हो जाए। पैन में डाल दिया है और जब दूध हल्का सा गर्म हो गया है तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप शुगर। और आप चाहो तो थोड़ी ज़्यादा या कम कर सकते हो, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा मीठा और कर दीजिए। अब इस दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ना है। इसमें एक बॉयल आने देते हैं और उसके बाद इसे गाढ़ा होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है और मैं अब इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले बादाम। 6 से 7 बादाम है ये, और 6 से 7 ही मैंने काजू डाल दिए हैं, और 8 से 10 मैंने पिस्ता डाल दिए हैं, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें वाटरमेलन सीड डाल दिए हैं। आप चाहो तो मस्क मेलन सीड भी डाल सकते हो। यहाँ पर दूध में मैं इलायची पाउडर मिला रही हूँ, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। सारी मेवा को मैंने जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे पीस लेते हैं। इसका एक पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का पाउडर बनाकर हमें तैयार कर लेना है। इसे अभी हम दूध में डालेंगे थोड़ी देर में। दूध को भी बीच बीच में चलाते रहना है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ उसमें केवड़ा वाटर, इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर ऐड होगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये सारा जो मैंने पाउडर बना के तैयार किया था ड्राई फ्रूट्स का। लगातार चलाते रहना है, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर और ये वनीला फ्लेवर का है। लगभग मैंने 2 टेबल स्पून लिया है ये। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध में भी उबाल आ चुका है। पैन के किनारों पर भी आप देख सकते हो कि मलाई सी जमने लगी है। और अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड और लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि लम्स ना बने। इसे डालने के बाद आपका जो मिल्क है वो और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो गाढ़ा हमें नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ये और गाढ़ा हो जाएगा अपने आप ही। फ्रीज में रखना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटे के लिए। कस्टर्ड डालने के बाद इसे थोड़ी देर पकाना है। 2 मिनट लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो अब ये थोड़ा सा गाढ़ा आपको लग रहा होगा। अब इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। गैस को करना है टर्न ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। पहले से रूम टेम्परेचर पर हम थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी ली है और ये मैंने मिक्स टूटी फ्रूटी ली है। डिफरेंट कलर्स में है ये वाला जो पैकेट है ये मैं हर साल अमेज़ॉन से मंगाती हूँ और समर टाइम में ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। जैसे कि आपने मैंगो शेक बनाया तो मैंगो शेक पे ऊपर से डाल दो। बस इसे खुला छोड़ना है अभी थोड़ी देर के लिए। चलिए तब तक ना अपनी पेंट्री यूनिट सेट कर लेते हैं। मेरा हाथ नहीं चल रहा है वरना किचन में। आपको दिखाती मेरी पेंट्री यूनिट की हालत अभी इस वक्त कैसी हो रही है। तो अपनी किचन का ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा मैं यूज़ करने वाली हूँ पेंट्री यूनिट के लिए। अगर सबसे ऊपर की बात करूँ तो अभी कुछ भी इस टाइप से नहीं है। इसको भी चेंज करके इसको बनाना है। बीच में हमारा माइक्रोवेव आ जाता है और इसके बाद आती है बड़ी सी शेल्फ जो कि बिल्कुल रेफ्रिजरेटर नहीं होता, बिल्कुल वैसी ही लगती है मुझे कभी कभी। तो ये हो रही है मेरी फ़िलहाल की पेंट्री यूनिट की हालत।
ये वाला अगर इस वाले शेल्फ की बात करूँ तो इसमें थोड़ी बहुत दालें आपको जार में दिख रही होंगी। ये मेरे 2 साल पुराने वाले जार हैं। मेरे पास ये जार कम पड़ गए थे, तब मैंने ये वाले जार खरीदे थे। इसके अलावा इससे नीचे वाला जो शेल्फ है इसकी हालत तो बहुत ही खस्ता हो रही है, और उसके नीचे आइए इसकी भी हालत कुछ ऐसे ही हो रही है। तो ये सारे शेल्फ हमें ऑर्गेनाइज करने हैं और एक सुंदर सी पेंट्री यूनिट बनानी, जिससे कि मुझे हर चीज़ टाइम पर मिल पाए। यहाँ पर है मेरे पास चिया सीड, तो मैंने एक कंटेनर ले लिया है और मैं 1 टेबल स्पून के करीब चिया सीड भिगो दूँगी। एक सूती कपड़ा ले लेना है अगर आप चाहते हो कि आपके चने या छोले ख़राब ना हो ज़्यादा दिन तक, और इवन राइस भी। और ये झंडू परात की गोलियां मिल जाएंगी आपको अमेज़ॉन पर। और गाइज़ आप इन्हें एक बार डाल के देखिएगा, आपके ना किसी भी चीज़ में कोई घुन नहीं लगेगा, चाहे भले ही आप बाहर भी रखो। तो ये देखिए मैं बस इसको लगा देती हूँ इसमें। सबसे पीछे मैं वो वाले जार रख रही हूँ जो मेरे कम यूज़ में आते हैं, मतलब जो बहुत ही वीक में एक बार बनते हैं। अब मैं वो दालें लगाऊंगी जो मेरी डेली काम में आती है, जैसे अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल। तो इस तरीके से मैंने एक के बाद एक स्टैक कर लिया है, और सबसे बड़ा पहले रखा है, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस टाइप से मेरी सारी दालें सामने से ही चमक रही हैं। सबसे बड़े वाले जो है उनमें 1 से सवा किलो सामान आ जाएगा, और जो उससे आगे है उसमें 1 kg तक आ जाएगा, और ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं इसमें 500 to 600 ग्राम आ जाता है। ग्लास जार में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो वाली चीज़ें जो हम ब्रेकफास्ट वगैरह में खाना पसंद करते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी इवन। काफ़ी सुंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं रख रही हूँ मैक्रोनी। वर्मीसिली। नेक्स्ट मैं यहाँ पर रख रही हूँ किनोआ। तो पूरा एक कैलॉग्स का पाउच आ गया है, और ये है 500 ग्राम का। वैसे ये जार ना 1 kg का है, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसमें 500 ग्राम आया है, वरना आप दाल डाल के देखोगे तो 1 kg आ जाएगी। ये मैं पफ डाल रही हूँ, राइस पफ। इससे मैं भेलपूरी बनाती हूँ एक्चुअली। ये मेरे घर में हमेशा रहती है। लेबलिंग का काम नहीं किया, लेबलिंग का काम मैं धीरे धीरे करूंगी। एक्चुअली ना मेरे पास एक प्रिंटर है, ये ना मैनुअल प्रिंटर है जिसमें ना आपको टाइप करना पड़ता है। यहाँ पर सारा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर, और आपको इसे टाइप करके इस टाइप से, ये टेप है, इस पर लग जाते हैं नंबर या फिर नाम। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसे मेंशन कर सकते हो। ये कुछ दिखने में ऐसा है, और इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक वाला भी आता है, उनसे आपका काम आसान हो सकता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं वो आते हैं 3 से 4 हज़ार के, जबकि ये 300 से 400 रुपये में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, या घर के पास आप मार्केट में भी चेक कर सकते हो। और प्रशांत का कहना ये भी था कि तुमने एक बार लेवल कर दिया तो फिर तुम थोड़ी ना बार बार लेवल करोगी, तो एक बार लेवल करने में तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो प्रिंटर जो है 3-4 हज़ार वाला भी तुम्हारा साइड में पड़ा होगा, ये भी साइड में ही पड़ा होगा। फिर तो कभी कभी कोई चीज़ के लिए हम प्रिंट निकालेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अभी तो बहुत सारा टाइम निकाल के मुझे सब पे प्रिंट करना है। तो ये 6 वाला सेट इसमें हम रखेंगे, और सामान तो बहुत होता है किचन में गाइस, झारखंड पड़ जाएंगे, नहीं पड़ेंगे, मजाक कर रही हूँ। बहुत सारे जार हैं मेरे पास, कुछ मैं फ्री भी छोड़ने वाली हूँ कि कभी कोई चीज़ आए तो मैं उसे जार में ट्रांसफ़र कर सकूँ। इन सबको मैं ना गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ पहले। ये नमकीन है बारीक वाला, जिसे मैं सेव कहते हैं वैसे इसे, जो दही पूरी नहीं बनाती हूँ उसमें डालती हूँ ऊपर से, या फिर आपने दही बड़े बनाए उसमें भी डाल सकते हो।
कैबिनेट भी सेट हो गई। कितनी अच्छी लग रही है ना। पहले से पहले आपने देखा ही था कितना सारा सामान ऐसे ही पड़ा था, सब ये रबर बैंड में ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, और अब कम से कम दिख भी रहा है और ऑर्गेनाइज भी है, तो खोलने में भी पेंट्री यूनिट मज़ा आएगा। जो लास्ट वाली ड्रॉर तो खैर ये है, इससे पहले वाली जो ड्रॉर है उसमें मैं कुछ ऐसे सामान रख रही हूँ जो ऊपर फिट नहीं हो पा रहे ना, और रेयर ही काम में आते हैं। और यहाँ पर मैंने इस टाइप का एक बॉक्स ले लिया है, ये भी एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें हैंडल भी रहता है और इसे कवर भी कर सकते हो। तो इसमें जो मैगी वगैरह बच नहीं जाती वो रख रही हूँ। नूडल्स हैं जो मैं बनाती हूँ कभी कभी, और ये पास्ता मसाला है, इसे बंद कर दिया है। और ये थोड़े बहुत ये वाले एम्प्टी जार मैंने इस तरीके से रख दिए, जब कोई नया सामान आया या कोई नया बिस्किट नमकीन मैं लेकर आई तो वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो कुछ खाली जार भी होने चाहिए हमारे कलेक्शन में। नीचे का मैंने कुछ दिन पहले ही सेट किया था अपना स्मार्ट राइस कंटेनर, जो कि एक पुश बटन से खुलता है। ये कमाल का है वैसे बाय द वे। तो ये रखा हुआ है, साथ में मैंने ये मफ़िन के राइस रखे हुए हैं। इसमें है आटा जिसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि ये खुलने में बड़ी दिक्कत कर रहा था। मैं इस वाले में मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी। लिड ना इसका हाफ ओपन हो जाता है, तो इस तरीके से स्लाइड हो जाएगा, तो आटा निकालने में आसानी रहेगी और यहाँ पे भी थोड़ा प्लेस मिल जाएगा। और इसमें 10 किलो आटा आ जाएगा, काफ़ी बड़ा कंटेनर है। मैंने एक कटोरी डाली हुई है मेज़रमेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा आटे का, निकालने के लिए आसानी हो गई ना, देखो। और कुछ है मेरे पास इस टाइप के जार जो कि बहुत ही पतले से स्लीक से होते हैं। इनमें मैंने बेसन, सूजी, मैदा ये रखी हुई है, और इन्हें मैं रखती हूँ हमेशा रेफ्रिजरेटर में, जिससे कि इनमें घुन वगैरह ना लगे, छोटे मोटे कीड़े ना लगें। तो इस टाइप से इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये दोनों बास्केट हो गई है मेरे पैक्ड फूड के लिए, जितना भी पैक्ड फूड होता है। और इसी के साथ मैं इसमें एक ये स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र भी लगा रही हूँ, और इसे मैं प्लेस कर रही हूँ एंटी स्लिपरी मैट के नीचे, जिससे कि मेरी ये ग्लास के जो जार हैं उन पर इसका कोई फ़र्क ना पड़े। यहाँ पर बहुत अच्छे से प्लेस बन गया, नीचे भी सामान आ गया है। अगर आपको मल्टी लेयर में सामान रखना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे मैं ये रखने वाली हूँ फॉइल पेपर, जैसे मेरा ये कुकिंग ऑयल अभी काम में नहीं आएगा, मैंने खोल के एक रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरीके से मैंने इसे ऑर्गेनाइज कर लिया है। पेंट्री यूनिट तो मैंने सेट कर लिया, अभी दिखाती हूँ आपको लुक उसका। ये लगा लीजिए, पेंट्री यूनिट सेट करते करते मेरे को टाइम हो गया है 11, लेकिन फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद मेरी पेंट्री यूनिट सेट हो गई। मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम पेंट्री यूनिट इतनी ऑर्गेनाइज है, रियली मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा। ये मेरी खुद की पेंट्री यूनिट है, हर चीज़ मुझे दिख रही है, और कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स के साथ काफ़ी सुंदर भी लग रही है और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। मतलब ऐसा नहीं कि सुंदर ही लगे, प्रैक्टिकल ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो या ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमें डेली यूज़ करनी होती है ना ऐसी चीज़ें। तो ये मेरी है पेंट्री यूनिट, जिसमें ऊपर सबसे पहले जो आप देखेंगे यहाँ पर है कुछ ऐसे पैकेट वाले फूड, जो कि नमकीन होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, भेलपूरी होती है, वो मैंने इन बास्केट में रख दिया है। यहाँ पे आ गया मेरा माइक्रोवेव, और इसके नीचे आ गई मेरी दालों की और छोले राजमा वाली शेल्फ। उसके नीचे मेरी ब्रेकफास्ट वाली शेल्फ आ गई है, और साथ में कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो होती है, वैसे आप देखोगे तो सारा ब्रेकफास्ट का ही सामान है। इससे नीचे अगर हम जाते हैं, यहाँ पर मैंने ये जो शेल्फ ऑर्गेनाइज करी है उसमें मैंने कुछ सामान रख दिए, और नीचे मेरे आटा और चावल का भी काम हो गया है। तो पूरी की पूरी पेंट्री यूनिट बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हुई है। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने ऑर्गेनाइज करे थे मसाला, तो देखिए ये भी कितने अच्छे से चल रहे हैं। कोई चीज़ अगर आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो उसके बाद वो ख़राब नहीं होती है, अगर आप उसे सेम पैटर्न पे रखो। तो ये कितने अच्छे से चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पेंट्री यूनिट भी मैं ऐसे ही मैनेज करके चलाऊंगी। तो फ्रिज में रख के ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब हमें इसमें डालनी है बहुत सारी बर्फ़। देन मैं इसमें मिला रही हूँ टूटी फ्रूटी, और इससे बड़ी कलरफुल सा हो जाएगा ये शरबत आपका। ये देखिए, थोड़े से पिस्ताचू मैंने जो यहाँ पर काट के रखे हैं, हम ऊपर ड्रेसिंग में यूज़ करेंगे, और थोड़े से हम डालेंगे इसमें चिया सीड। ये सोक कर लिए मैंने 1-1.5 घंटा। तो ये दूध का कस्टर्ड शरबत बनके तैयार है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। चिया सीड मैंने अभी नहीं मिलाया है, किसी को पसंद होते हैं किसी को नहीं होते हैं, जैसे प्रशांत नहीं मिलवाना चाहते थे तो मैं अपने में मिला रही हूँ सिर्फ।
और हम ड्रेसिंग करेंगे टूटी फ्रूटी और साथ में पिस्ते के साथ। यहाँ पर हमारा ठंडा ठंडा शरबत बनके तैयार है।